देखिए, इस बार मैं नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं कहूँगा, क्योंकि इस बार पलटी है बीजेपी। 2 महीना पहले अमित शाह बोले थे कि नीतीश कुमार चाहे जो हो जाए नहीं आएगा। नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं, अरे उनकी तो फितरत में है। और गिरगिट का तो रंग बदलने का फितरत है, अगर चिपली रंग बदले बड़ी बात, तब बड़ी बात है। कौन सा कानून है? ये कौन से लोग हैं जो जबरदस्ती वर्गलाते हैं? वर्गलाने के बाद वो वीडियो को 8-10 लोगों, जो पुलिस वाले जिनको चोट लगा, उस वीडियो को सर्कुलेट करके 10 लोगों को गोली मारने का ये जो जायज जस्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ अगर देश एक नहीं हुआ तो आज माइनॉरिटीज को गोली मारी जा रही है, फार्मर्स को गोली मारा जा रहा है, रेसलर को गोली मारा जा रहा है। कल हर एक दलित, दबे, कुचले, आदिवासी और इतना ही नहीं, तमाम उन लोगों को गोली मारा जाएगा जो इनकी बातों पर इत्तेफाक नहीं रखेंगे। आज देखिए कितनी नफरत फैल चुकी है। मैं बता दूं कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को इस कदर बांट दिया गया है कि एक दूसरे समुदाय का अगर किसी आदमी को खुलेआम मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तो बाकी लोग खड़े होकर उसका वीडियो बनाते हैं, उसको फख्र के साथ शेयर करते हैं। का नारा है हम 400 सीट ले रहे हैं। अगर आप 400 सीट ले रहे हैं तो बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप 400 सीट ले रहे हैं तो वेस्टर्न यूपी में आरएलडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप अगर 400 सीट ले रहे हैं तो पंजाब में अकाली दल की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर आप 400 सीट ले रहे हैं तो आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर आप 400 सीट ले रहे हैं तो हमको ये बताइए कि बड़े बड़े जो कांग्रेस के और दूसरे नेता जिनके नाम पर आपने ईडी और सीबीआई छोड़ रखा है, उनको अपने पार्टियों में क्यों शामिल कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मैं आया हुआ हूँ कमट्टी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 5 के पार्षद अफजल खान के साथ बात करने के लिए। आपको बता दें, जिस तरह से देश की हालात हैं, देश में सियासी उथल पुथल हो रही है, उस सिलसिले में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने 2024 में कौन एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया था। बीच बीच में वो वीडियो आप देखते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जो देश में गुज़श्ता कई दिनों से जो हालात चल रहे हैं, उन वर्तमान स्थितियों पे हम लोग बात करेंगे अफजल खान से, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं मीडिया के साथ। उनसे बात कर लेंगे कि उनकी क्या राय है उन सारे मुद्दों पर। जिस तरह से हिंदुस्तान सरकार ने 1 माह के अंदर 5 भारत रत्न अवार्ड दे दिया, दिल खोल करके दिया, इस पे आपकी क्या राय है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? 2019 में आखिरी भारत रत्न दिया गया था। 24 में इलेक्शन का अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो 1 महीने के अंदर ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। उस वक्त 5 भारत रत्न। सबसे पहले तो जिनको भारत रत्न मिला, मैं तमाम लोगों को बधाई दे, कितने तो अभी है नहीं, उनके परियोजनों को, और मैं खुश हूँ कि भारत रत्न मिला। लेकिन ये भारत रत्न किन किन को दिया गया और क्यों दिया गया, इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार इलेक्शन में फ़ायदा के लिए दिया है। इन सवालात, ये तमाम सवालात मेरे जहन में भी आ रहे हैं, और यकीनन ये भारत रत्न में उन लोगों के लिए श्रद्धा, उन लोगों के लिए इज्जत, उनके काम का मान्यता कम और पॉलिटिकली यूज़ करना, सियासी तौर पे इस भारत रत्न का इस्तेमाल करना ज़्यादा पड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोगों का कहना अभी सामने में आ रहा है कि बीजेपी सरकार है सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करती है और सत्ता में आने के लिए काम करती है। तो जो भी ये अभी जो काम हो रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि ये सारे के सारे 2024 चुनाव को देखते हुए हो रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चुन चुन के इन्होंने दिया है। चौधरी चरण सिंह किसानों का बहुत बड़े नेता है, और आज ही आप टीवी खोल के देखिए तो 20 किसान जो यूनियन है बड़े बड़े पूरे देश के, कई मांगों के साथ कल से 13 तारीख से दिल्ली में धरना पे बैठने वाले थे। 144 धारा लगा दिया गया। अच्छा, वो मांग क्या है? वो वही मांगे हैं जिसके लिए चौधरी चरण सिंह सारी जिंदगी लड़े। अच्छा। किसान जो अपनी खेती करते हैं उसका सही दाम उनको नहीं मिलता है। किसानों के ऊपर वो जो लोन के नाम पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, और जब उनका फसल खराब हो जाता है किसी कुदरती वजह से, हादसा की वजह से, तो उसको माफ़ की जो करती है गवर्नमेंट, उसको माफ़ नहीं किया जा रहा है। किसानों के फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा भी कई बहुत ही वाजिब मुद्दे हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए, किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह लड़े। बिल्कुल। उनको जिस चीज़ के लिए लड़े वो चीज़ नहीं लड़ी है गवर्नमेंट, लेकिन जो लड़ा उसको भारत रत्न देकर किसानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपके लिए लड़ने वालों को कितना मैं इज्जत दे रहा हूँ। बिहार से कर्पूरी ठाकुर को भी, बिहार में जो ओबीसी के बड़े लीडर हैं, कर्पूरी, जिन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग की थी, चीफ मिनिस्टर रहे थे, या फिर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के जो ये है स्वामीनाथन जी,
या कांग्रेस के अंदर से एक धरने को साउथ में एकदम जीरो होती जा रही है ये बीजेपी। तेलंगाना से कांग्रेस के पीएम को उठाकर ये देना सिर्फ और सिर्फ, और हिंदुस्तान में नफरत के बीज बोने वाले और हिंदुस्तान की जो तहजीब है, संस्कृति है, उसमें नफरत का जहर घोलने वाला सबसे बड़ा कोई आदमी एल केडवानी, उसको भी साथ में देकर वो जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो उनका अंधभक्त वोटर है उनको भी खुश करने की कोशिश की गई है। अफजल खान साहब, जो नीतीश कुमार कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और अमित शाह जी ने कहा था कि जो हमसे कटे हैं, अलग हुए हैं, उनका रास्ता बीजेपी में हमेशा के लिए बंद है। अमित शाह जी ने कहा, इधर नीतीश जी ने कहा, अभी दोनों का गठबंधन हुआ, आज फ्लोर टेस्ट हुआ और फिर एनडीए की सरकार बन गई। इस पे लेके क्या कहिएगा? देखिए, इस बार मैं नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं कहूँगा, क्योंकि इस बार पलटी है बीजेपी। 2 महीना पहले अमित शाह बोले थे कि नीतीश कुमार चाहे जो हो जाए नहीं आएगा। नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं, अरे उनकी तो फितरत में है। और गिरगिट का तो रंग बदलने का फितरत है, अगर छिपकली रंग बदले बड़ी बात, तब बड़ी बात है। तो इस बार पलटू राम हुआ है बीजेपी पलटू राम है। देखिए, इनका नारा है हम 400 सीट ले रहे हैं। अगर आप 400 सीट ले रहे हैं तो बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप 400 सीट ले रहे हैं तो वेस्टर्न यूपी में आरएलडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप अगर 400 सीट ले रहे हैं तो पंजाब में अकाली दल की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर आप 400 सीट ले रहे हैं तो आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर आप 400 सीट ले रहे हैं तो हमको ये बताइए कि बड़े बड़े जो कांग्रेस के और दूसरे नेता हैं जिनके नाम पर आपने ईडी और सीबीआई छोड़ रखा है, उनको अपने पार्टियों में क्यों शामिल कर रहे हैं? असल में ये 400 नहीं, इस बार लोगों ने ये तय कर लिया है, इस पाखंडी, नफरत फैलाने वाले, देश को कमजोर करने वाले एनडीए की हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए इनका ये डर है। और चूंकि गोदी मीडिया इनके साथ है, कैपिटलिस्ट एक बड़ा तबका इनके साथ है, तो गोदी मीडिया को साथ रखकर ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि लोग गुमराह होकर इनको वोट दे सकें। आपने गोदी मीडिया कहा, कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिन्नेत ने कहा है कि जो नफ़रत का जो पेट्रोल है, जो किरासन है, बीजेपी ने फैलाया है और उस पर माचिस मीडिया ने डाल दिया है। तो इस पे आप कितनी इत्तेफाक रखते हैं? ये सही है। आरएसएस का जन्म हुआ था हिंदुस्तान में, भारत में, मजहब के नाम पर, कास्ट के नाम पर नफरत फैला के लोगों को बांटने के लिए। और उस आरएसएस के प्रोपेगेंडा को, उस नफरत की बीज को आज के वक्त में इस सोशल मीडिया और इस इंटरनेट के दौर में घर घर पर झूठ की सूरत में, झूठ को सच को परोस करके, चूँकि मीडिया के ऊपर एक वक्त ऐसा था कि न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों पर आवामों का भरोसा, आवामों का एतमाद बहुत ज़्यादा था, यकीन करते थे उस खबरों पे। उसका इस्तेमाल बीजेपी पिछले 10 सालों में कर रही है और इसी नफरत की राजनीति को आवाम में, आज देखिए कितनी नफरत फैल चुकी है। मैं बता दूं कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को इस कदर बांट दिया गया है कि एक दूसरे समुदाय का अगर किसी आदमी को खुलेआम मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तो बाकी लोग खड़े होकर उसका वीडियो बनाते हैं, उसको फख्र के साथ शेयर करते हैं। मैं बता दूं, नफरत करने वाले लोग कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते हैं। ये नफरत की बीज जो दिलों में बोया जा रहा है नौजवानों को, ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए नहीं, ये पूरे देश को और समाज को खत्म कर देगा। जिस तरह से आपने कहा अफजल साहब की पर्टिकुलर समुदाय को, तो आपको बता दें एक पर्टिकुलर समुदाय, मैं खुल करके बोलूँ, मुस्लिम समुदाय के देखा जा रहा है कि गुज़श्ता 1 साल से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देखेंगे मस्जिद मदरसे को ढाया ही जा रहा है, शहीदी किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के हरदानी में वहाँ पे मदरसे को बुलडोज कर दिया गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो शूट एंड साइट का ऑर्डर कर दिया गया, 10 लोग मारे भी गए। एक तरफ जो हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है जहाँ पे सभी समुदाय के लोग रहने का हक है, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और एक इस्लामिक कंट्री है दुबई, अबू धाबी, वहाँ पे आने वाला 14 फरवरी को एक मंदिर का उद्घाटन है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जिस संस्कृति, जिस एकजाति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, भारत की पहचान है,
उस पहचान को मलियामेट करने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है। और ये आरएसएस बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तानियों के रगों में एक ऐसी तहजीब का खून दौड़ता है जो आपस में मिलकर रहते हैं। 3000 साल पुराना हमारा ये इतिहास रहा है। नाथूराम गोडसे के जो ये पैरोकार है, नाथूराम गोडसे की ये जो नाजायज औलाद है और जिन्ना के जो औलाद है, वो दोनों मिलकर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेज सके थे। हिंदुस्तानी मुसलमान 1947 में भी था और जिन्ना ने उस वक्त कहा था कि ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम्हारे आने वाली नस्लें तुमसे पूछेगी कि जिन्ना जब तुम्हारे लिए पाकिस्तान बना रहा था तो तुम हिंदुस्तान में रुक गए और तुम्हारे वजह से हमारा पाकिस्तान छोटा हो गया, तो उस वक्त अपने नस्लों को क्या जवाब दोगे? तो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि ये धरती हमारी है, सेकुलरिज्म की धरती है। महात्मा गांधी, नेहरू ने कहा था कि इस धरती पर वो हिंदुस्तान ये है जहाँ 3000 साल से तमाम धर्म के लोग रह रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी आरएसएस और जिन्ना के लोग चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। वही काम, वही सावरकर के नाजायज औलाद आज हिंदुस्तान में 1947 का वो दौर दोबारा वापस लाना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 140 करोड़ जो हमारे आबादी है, वो आबादी सेकुलरिज्म की है, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखती है, आपसी मोहब्बत, आपसी। आपने जो पूछा हल्द्वानी को लेकर उत्तराखंड, मैं बता दूं कि हल्द्वानी में जिस मस्जिद और मदरसे को शहीद किया गया उस पर स्टे ऑर्डर था। 14 तारीख को कोर्ट की सुनवाई थी, उसके बाद से उस पर ये होता। हालांकि वो जमीन ये नहीं था, इलीगल जिसे बताया जा रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ वो मतलब कि वो जो ये होता है प्लान होता है, प्लान के ऊपर कुछ बात थी, स्टे ऑर्डर था। वहाँ के इंटेलिजेंस ने कहा था कि बगैर आप जानकारी दिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए। लेकिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जब ये लोग पूरे देश में मतलब कि एक प्रचार करके हिंदू मुस्लिम फसाद लगाने की कोशिश की थी, उस वक्त हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान ने बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी और कहीं भी फसाद होने का इनका मंसूबा को कामयाब होने नहीं दिया। तो आखिर में ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं, जिस जगह पे मस्जिद में अभी वहाँ पे स्टे ऑर्डर है, कोर्ट में कार्रवाई करनी सुनवाई बाकी है, उस वक्त ज़बरदस्ती वहाँ का कॉर्पोरेशन जाकर बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर एक भारी जो ये होता है पुलिस का जो मतलब ये नरका लेकर नहीं जाकर जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया। और जब वहाँ के मुसलमानों ने देखा कि मदरसा मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, अंदर कुरान शरीफ था, किताबें थी, बाकायदा कहा गया था कि उनको पहले निकाल के तब मुसलमान करना, कुछ नहीं किया गया। तो वहाँ पे जो औरतें थी, औरतें, मर्द नहीं आए थे, जवान नहीं आए थे, औरतों ने बैठकर चुपचाप बैठ के एहतजाज करना शुरू किया। तो औरतों पे इस बेदर्दी से लाठीचार्ज किया गया है मर्द पुलिस के तहत, वरगलाने की तमाम हदें पार की गई है। और जब वरगला के जब वो लोग एहतजाज किए तो उसके बाद फायरिंग करके 10 लोगों को गोली मार दिया गया। ये कौन सा कानून है? ये कौन से लोग हैं जो जबरदस्ती वरगलाते हैं? वरगलाने के बाद वो वीडियो को 8-10 लोगों जो पुलिस वाले जिनको चोट लगा उस वीडियो को सर्कुलेट करके 10 लोगों को गोली मारने का ये जो जायज जस्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ अगर देश एक नहीं हुआ तो आज माइनॉरिटीज को गोली मारी जा रही है, फार्मर्स को गोली मारा जा रहा है, रेसलर को गोली मारा जा रहा है, कल हर एक दलित, दबे, कुचले, आदिवासी और इतना ही नहीं तमाम उन लोगों को गोली मारा जाएगा जो इनकी बातों पर इत्तेफाक नहीं रखेंगे, जो अडानी और अंबानी को जमीन देने के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अडानी अंबानी को जो ये देश बेच रहे हैं उसके खिलाफ जो खड़े होंगे, तमाम लोग गोली खाएंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख के रख लीजिए। ये थे अफजल खान साहब जिन्होंने अपनी बातें रखी। और एक बहुत पुराना एक बात याद आ जा रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है और चुनाव से पहले हर एक पार्टी अपने अपने हथकंडे आजमाती है। तो एक शायर का शेर था कि सुना है बॉर्डर पे तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो चुनाव करीब आ रहे हैं, हर पार्टियां अपना हथकंडा आजमाएंगी, पब्लिक को रुलाने की कोशिश करेंगी। देखा जिस तरह आपने आज फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट में किस तरह से आरजेडी की सरकार ख़त्म हुई और जेडीयू और बीजेपी मिलकर के एनडीए की सरकार बनी। आप देखते इंडिया न्यूज, आने वाला वक्त में हम लोग इलेक्शन कैंपेन को लेकर के वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे कि 2024 में कौन, और जो बेबाक लोग हैं जो बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं उनकी भी बातें हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।